Hello student. Now today we are going to start our new chapter, that is the biological classification. In this chapter we are going to study about different types of kingdoms such as kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia, viruses, viroids and lichen. In this we are going to study about the structure of the organism, different types of organisms and their classification, as well as we're going to see their characteristic, that why we have kept them in a separate column, what is the difference between two, what is the similarities between them. Okay, so without wasting our time, let's start our reading first. Okay, since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organisms for our own use, for shelter, food and clothing. ठीक है, तो ये हमने जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनको जो है इसलिए क्लासीफाई करने की सोची ताकि हम उनका उपयोग जान सकें फॉर आर फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के लिए, पुराने टाइम से लेके अभी तक भी। इसीलिए हम लोग ने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था अपनी ज़रूरतों की वजह से। ओके, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल जो है वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में साइंटिफिक बेसिस दिया था कि हाउ टू डू द क्लासिफिकेशन। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रुब्स एंड द हर्ब्स। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी फिजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया था, जैसे कि प्लांट्स में ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स को। He also divided animals into two groups, those which had red blood cell and those that did not. एनिमल्स को उन्होंने विभाजित किया था दो ब्लड के अकॉर्डिंग, जिनके अंदर रेड ब्लड हो और जिनके अंदर नहीं हो। इन Linnaeus time, a two kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that include all plants and animals respectively. फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए लिनेनियस। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एक उन्होंने प्लांट किंगडम दिया और एक उन्होंने एनिमल किंगडम दिया, जिसमें उन्होंने उन प्लांट्स की किंगडम में प्लांट की स्पीशीज़ और एनिमल में एनिमल्स की स्पीशीज़ को रखा। दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये जो सिस्टम था, ऐसे तो सब ठीक था इस सिस्टम में, लेकिन इस सिस्टम में एक चीज़ के बारे में डिफ़ाइन नहीं किया था, वो थे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी उन्होंने सही तरीके से प्लेस नहीं किया था, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी प्लेस नहीं किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म into plants and animal was easily done and was easy to understand. In spite, a large number of organisms did not fall into either category. क्लासिफिकेशन एनिमल और प्लांट का तो ईजी था, लेकिन और भी इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो इन कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहे थे। Hence, the two kingdom classification is used for a long time was found inadequate. इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन को फिर उन्होंने एज अ इनएडिक्वेट, मतलब उतना कम, मतलब इफेक्टिव नहीं माना जितना इफेक्टिव होना चाहिए था। A need was also felt for including, beside gross morphology, other characteristics such as cell structure, nature of wall, mode of nutrition. पहले जो था केवल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन था, अब इसके बाद इस चीज़ को फील किया गया कि और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंसीडर करना चाहिए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर है, नेचर ऑफ वॉल है, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना खाने का तरीका क्या है, हैबिटेट कैसी है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और उनकी एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे
ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुआ है तो उनके बीच में किस तरीके से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस undergone several changes over time, though plant and animal kingdom have been a constant all different system। जो नए सिस्टम है उसमें प्लांट और एनिमल किंगडम जो एज इट इज़ रखा गया, ये कांस्टेंट है अभी तक, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे किंगडम्स को इंक्लूड किया गया। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट group and organism be included under these kingdoms have been changing। The number and the nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over a time। इसके बाद और सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अपनी अपनी राय दी। ठीक है, आप देखिए ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। आप देख सकते हो इसमें कैरेक्टर्स लिए गए हैं, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स को उन्होंने कंसिडर किया है और ये डिफरेंट हमारे क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स हैं, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी। अगर हम पहले सेल टाइप को स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो जो मोनेरा है, मोनेरा प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट हो गया, फंगस यूकैरियोट हो गया और प्लांटी यूकैरियोट हो गया। ठीक है, सेल टाइप यानी कि मोनेरा प्रोकैरियोट यानी कि यूनिसेलुलर, सिंगल सेल है, बाकी सब जो सिंगल सेल भी है और मल्टी सेलुलर भी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इसमें एब्सेंट है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दूसरा सेल वॉल, इट इज़ नॉन सेलुलर, और इफ़ इट इज़ नॉन सेलुलर तो इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से मिलके। प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज और प्रेजेंट विद सेलुलोज। तो मतलब इसमें ये बताएगी कि सेल वॉल है कि नहीं है। तो मोनेरा में जो है जो सेल वॉल थी वो नॉन सेलुलर सेल वॉल थी, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड की। प्रोटिस्टा में कुछ लोगों में सेल वॉल है, कुछ में नहीं है। फंगस में है बट सेलुलोज नहीं है। प्लांटी में सेलुलोज प्रेजेंट है और एनिमिलिया में एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मोनेरा में एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें सेलुलर है, सेल से बनी है, ये भी सेलुलर है। ये मल्टी सेलुलर है पर टिश्यूज़ जो इसके थोड़ी लूज है। ये प्लांटी में टिश्यूज़ मतलब मल्टी सेलुलर हुए, टिश्यूज़ फॉर्मेशन है और ऑर्गन भी है, टिश्यू भी है इसमें। एनिमिलिया में ऑर्गन्स भी हैं और ऑर्गन सिस्टम भी है। ठीक है, न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खाना खाने का तरीका कैसे। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है यानी कि दे आर मेकिंग देयर फूड बाय देयर ओन। कीमोसिंथेटिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं एंड हेट्रोट्रॉपिक हैं, जैसे कि सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। प्रोटिस्टास में देख लेते हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है और हेट्रोट्रॉपिक हैं। फंगस में हेट्रोट्रॉपिक है और ये सैप्रोफिटिक पैरासिटिक है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, सैप्रोफाइट मतलब डिपेंड ऑन अदर। ठीक, और पैरासिटिक मतलब कि मतलब डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड बट दे आर हार्मिंग इट ऑल्सो, हार्मिंग द होस्ट सेल्स ऑल्सो। प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है, इसमें हेट्रोट्रॉपिक है, होलोजिक है और सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स on which the classification 5 kingdom classification is based on, and that is very important table। आपको इस टेबल को लर्न करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन से हमारे साइंटिस्ट आए हैं। नेक्स्ट इज द R.H. विटेकर। इन 1969 ही प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो लास्ट के जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है, R.H. विटेकर है। 1969 में उन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताया। अब इसमें क्या किया, द किंगडम्स इज डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी एंड एनिमिलिया। जो उन्होंने किंगडम डिफाइन किए थे 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फिलोजेनेटिक relationships। It gives a comparative account of different characteristics of the 5 kingdoms। तो इसमें इन्होंने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी,
सेल स्ट्रक्चर देखा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे, रिप्रोडक्शन की टेक्निक देखी, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखी, ठीक है, और उनका आपस में कंपैरिजन करके उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब उन्होंने किंगडम्स में प्लेस किया। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, लेट अस look at this 5 kingdom classification to understand the issue and the consideration that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungus, mosses, ferns, gymnosperms and the angiosperms under plants. Now the character that unfurled this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया कि पहले प्लांट्स में क्या क्या इंक्लूड थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म थे प्लांट के अंदर। अब जो ये जो कैरेक्टर है वो होल किंगडम में उनको नहीं दिया गया है, उनको उन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया जिनकी सेल वॉल है सेल्स में। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर characteristic. It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae with other groups which were eukaryotic. इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को अलग अलग ग्रुप्स में रखा क्योंकि वो प्रोकैरियोट थे और ये यूकैरियोट थे। इट ऑल्सो बीन ग्रुप द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर वंस फॉर से एग्जाम्पल Chlamydomonas and Spirogyra were placed under algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungus and the heterotrophic green plants. Through they also showed a characteristic difference in their walls composition. The fungus has chitin in their walls while the green plants has the cellulose. तो इस तरीके की जो छोटी छोटी सी आप देख रहे हो पढ़ने में आ रही है कि छोटे छोटे से रेफरेंसेस थे जिसके अकॉर्डिंग जो है उनको कंसीडर करके हर ऑर्गेनिज्म को उनके किंगडम्स में प्लेस किया गया। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड द फंगस वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम। जब उसमें देखा गया कि वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी हो रही है और उनमें अलग सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से जो एल्गी और फंगस को जो है वो अलग एक सेपरेट किंगडम दिया गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया। एंड दे आर द यूनिसेलुलर एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। और जो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे उनको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा brought together Chlamydomonas, Chlorella with Paramecium and Amoeba which were earlier placed in animal kingdom with Lacket. It has together organisms which in earlier classification were placed in the different kingdoms. This happened because the criteria for classification is changed. Now the kind of changes will take place in future too depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary रिलेशनशिप। क्योंकि ये सब चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि हमने नई तरीके की चीज़ें देखा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, तो हमारे जो क्लासिफिकेशन का जो नज़रिया था वो दूसरी तरीके का हो गया। इस वजह से स्लाइटली चेंजेस आते रहे किंगडम के क्लासिफिकेशन को लेके। नाउ ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैड बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ but is also phylogenetic, that is it is based on the evolutionary relationship also. तो इसमें केवल यही सिमिलरिटीज़ नहीं दिखेगी कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ है नहीं, बल्कि ये भी देखा गया कि इनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपस में कुछ बन रही है कि नहीं है। सो इन दिस चैप्टर विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगस ऑफ द विटेका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमल आर कॉमनली रेफर्ड एज द plant and animal kingdom respectively. That will be dealt in separately in chapter 3rd and 4th. तो अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली
तीन कौन कौन से किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस, और प्लांट और एनिमल्स को हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि what we're going to study in this chapter. Okay, in my next video I'll discuss the kingdom Monera. Okay, thank you.